सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, बुद्धिमान कौन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। आज हम इस पाठ 4 में भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझना कि इसमें क्या बताया गया है। तो चले जाने। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, उचित स्थान पर रेफ और पदेन का प्रयोग करके शब्द बनाइए। अब आपको मैं बताती हूँ रेफ में क्या पहचान है और पदेन का प्रयोग किस प्रकार लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले रेफ के बारे में बता रही हूँ। जब र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है, जब र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तब रेफ का प्रयोग होता है। जब र व्यंजन के साथ मिलकर बोला जाता है तब पदेन का प्रयोग होता है। अब हम अभ्यास करके जानते हैं। पहले हम पदेन का प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पे पी वर्ड है, इसमें प्रिय लिखते समय प्र जो है आपका प के साथ र का मिला हुआ है। प में र मिला हुआ है। जब व्यंजन में र का मिला होता है तो ये पदेन का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर पदेन का प्रयोग करके शब्द बना दिया प्रिय। इसी प्रकार प्रशंसा नहीं होता, प में र मिला हुआ है इसलिए पदेन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार प्रणव शब्द नहीं प्रणव होगा, तो प में र मिला है इसीलिए हमने पदेन का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पर रेफ का प्रयोग क्यों हुआ। मैंने बताया था जब रै व्यंजन के साथ बोला जाता है, जैसे ईर्ष्या र श से मिलकर बोला गया है इसीलिए र श के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैंने य के ऊपर क्यों किया पता है? क्योंकि इस ये स्वर रहित है। जो हमारा रह है वो स्वर के ऊपर जाता है, तो इसमें ये स्वर रहित क्षय है इसीलिए हमने अगले वाले व्यंजन के ऊपर कर दिया इस रह को। तो ये क्या बन गया? ईर्ष्या। इसी प्रकार यहाँ देखो मूर्ख, र जो है ख से मिला है। तो अब हमने क्या किया, मैंने बताया है कि र को हम किसके साथ ले जाएंगे? अगले व्यंजन के ऊपर। देखो ये ख पूरा है, इसमें स्वर मिला हुआ है तो इसलिए हमने इसको ख के ऊपर कर दिया र को। सर्वत्र नहीं होता सर्वत्र। देखो र व से क्या है? मिलाकर बोला गया है तो इसलिए ये व के ऊपर कर दिया हमने, क्योंकि र के बाद व का है तो इस र को व के ऊपर कर दिया तो बन गया सर्वत्र। अब आपको मैं एक बार बताती हूँ श के ऊपर कैसे आपको पता चलेगा ये स्वर रहित है। क्योंकि देखिए जब ये आधे व्यंजन होते हैं ना तो उसे स्वर रहित बोलते हैं। व्यंजन जो बनते हैं वो स्वरों से मिलकर ही बना जाता है। अगर इस प्रकार आपके कोई और शब्द होंगे तो अब ध्यान रखना है। इस प्रकार ईर्ष्या में बताया है। तो आपने समझ लिया रेफ का प्रयोग क्या होता है। जब र व्यंजन के साथ बोला जाता है तो हम रेफ का प्रयोग करते हैं। जब व्यंजन में र मिलकर बोला जाता है तो पदेन का प्रयोग करते हैं। चलो अब अगला प्रश्न देख। प्रश्न 2 है, वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं? लिखिए। क्या है? दोबारा सुनिए। वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं? लिखिए। यहाँ वाक्य दिया गया है और एक शब्द आपको रंगीन दिया। आपको सोचना है ये रंगीन शब्द किसके लिए होगा। क है, अध्यापक अंश को बुद्धिमान मानते थे, उससे बेहद प्यार करते थे। देखिए अध्यापक, वाक्य को सुनिए और समझिए। अध्यापक अंश को बुद्धिमान मानते थे, उससे बेहद प्यार करते थे। अब ध्यान से देखिए यहाँ उससे को रंगीन किया गया है तो उससे किससे बेहद प्यार करते थे? अब सोचो।
हाँ, अंश से करते ना, इसलिए इसका उत्तर बना अंश के लिए प्रयोग हुआ। ये उससे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? अंश के लिए। अच्छा, अगला देखो कैसे पहचानेंगे हम। ख, प्रणव ने अध्यापक से पूछा कि क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं? प्रणव ने अध्यापक से पूछा कि क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं? अब मैं बुद्धिमान नहीं हूं, ये वाक्य किसने कहा था? आप सोचिए। मैं, हाँ, प्रणव के लिए प्रयोग हुआ था ना ये। तो ये मैं जो शब्द है वो प्रणव के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया? प्रणव के लिए। यस, इसी प्रकार और देखते हैं। ग, प्रणव की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। प्रणव की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। रंगीन शब्द क्या है? उन्होंने। अब यहाँ उन्होंने किसके लिए कहा गया है? अध्यापक के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया? अध्यापक ने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी ना, तो यहाँ पर उन्होंने शब्द जो है अध्यापक के लिए कहा गया। तो इसका उत्तर है अध्यापक के लिए। घ, अंश उठा और उसने श्याम पट पर एक बड़ी लकीर खींच दी। दोबारा सुनिए। अंश उठा और उसने श्याम पट पर एक बड़ी लकीर खींच दी। यहाँ रंगीन शब्द है उसने, तो उसने किसके लिए प्रयोग हुआ? यहाँ पर अंश के लिए प्रयोग हुआ। किसके लिए प्रयोग हुआ? अंश के लिए। अगला देखते हैं। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। वाक्य है, यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया, वह अंश के पास गया। तो यहाँ वह शब्द जो है रंगीन है, तो ये वह किसके लिए प्रयोग हुआ? यह शब्द हुआ, वह शब्द प्रयोग हुआ प्रणव के लिए हुआ है। तो जाना। प्रश्न 3 है, किसने कहा, किससे कहा? अब आप वाक्य को पढ़ना और सोचना, किसने कहा है ये वाक्य और किससे कहा था। ठीक है, तो चले वाक्य को जानते हैं, फिर सोचकर हम उसके उत्तर को भी जानते हैं। वाक्य है क। क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? सोचिए, किसने कहा था ये वाक्य और किससे कहा था? तो मैं बताती हूँ उसका उत्तर और आप सोचना, क्या आपका भी उत्तर यही था? यह वाक्य किसने कहा? प्रणव ने कहा था। और किससे कहा था? अध्यापक से कहा था। जब आपसे पूछा जाए ये वाक्य किसने किससे कहा, तब आप किसने के सामने लिखा? प्रणव ने कहा। तो प्रणव ने किससे कहा? अध्यापक से। तो किसने? प्रणव ने अध्यापक से कहा। अगला देखते हैं वाक्य। अगला वाक्य ख, पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। क्या है? पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। यह वाक्य सोचिए, किसने कहा और फिर सोचिए किससे कहा। चलो देखते हैं। यह वाक्य कहा था अध्यापक ने। किससे कहा था? सभी छात्रों से। यह वाक्य बोला गया था, अध्यापक ने बोला था। किससे कहा था? सभी छात्रों से। दोबारा पढ़ते, सभी छात्रों से अध्यापक ने क्या कहा था? पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। तो किसने के सामने मैंने लिखा?
अध्यापक ने किस्से के नीचे मैंने लिखा सभी छात्रों से। अब अगला देखते हैं और जानते हैं। ग वाक्य दिया गया है, तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। क्या वाक्य है? तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। सोचिए, किसने कहा? हाँ, अब किससे कहा था सोच लिया? चलो इसके उत्तर को जानते हैं। किसने कहा था ये वाक्य? यह वाक्य कहा था अंश ने। और किससे कहा था? प्रणव से। किसने कहा था? अंश ने। किससे कहा था? प्रणव से। तो देखा, आपको जब पाठ अच्छी रीति समझ आ जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये वाक्य किसने बोला और किससे बोला। ठीक है, तो पाठ को अच्छी रीति समझना जरूरी होता है बच्चों। अब हम प्रश्न 4 हैं। पढ़िए, समझिए और 3-3 शब्द लिखिए। आपको पहले क्या पढ़ना है? जो ये लाल रंग से लिखे हैं ये आपको दिए हुए हैं। इसको समझिए कि क्या दिया है, फिर उससे मिलते जुलते आपको 3 शब्द बनाने हैं जो मैंने बना रखे हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने किस प्रकार पढ़ा, किस प्रकार समझा, फिर मैंने 3 शब्द कैसे लिखा। यह दिया गया है ए की मात्रा और यहाँ शब्द दिया आपने। मैंने पढ़ के समझ लिया कि मुझे ए की मात्रा के 3 शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 3 शब्द सोचे और लिख दिए। मैंने सोचा शेर, केला, करेला। ऐसे आप भी 3 शब्द सोच सकते हैं। अब मैंने इस मात्रा को पहचाना, ये तो आई की मात्रा है। इससे शब्द दिया हुआ है सदैव। तो मैंने आई की मात्रा का 3 शब्द सोचे और मैंने लिखे। पैसा, बैल, पैदल। आप भी इसी प्रकार 3 शब्द सोचना। अगला ये दिया गया है ओ की मात्रा और ये शब्द दिया गया है छोटा। इससे मिलता जुलते मैंने ओ की मात्रा के 3 शब्द सोचे। मोटा, टोपी, कटोरी। क्या शब्द सोचा ओ की मात्रा के मैंने 3 शब्द? मोटा, टोपी, कटोरी। इसके बाद घ है औ की मात्रा। शब्द दिया गया है कौन। अब मैंने औ की मात्रा का 3 शब्द सोचे। मौन, खिलौना और। इसी प्रकार बच्चों आप भी पहले मात्रा को पहचानना, फिर शब्द देखना किस प्रकार बना है और इसी प्रकार आप कोई भी 3 शब्द मात्रा के सोच के लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। 5वां प्रश्न दिया गया है, वर्णों को अलग अलग लिखिए। क्या दिया है 5वां प्रश्न? वर्णों को अलग अलग लिखिए। शब्द दिया गया सम्मान। सम्मान को हम अलग अलग वर्ण में किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, ये स में आ जुड़ा हुआ है तो मैंने स जमा अ से सा बना दिया। यहाँ आधा माँ है तो मैंने आधा माँ लिख दिया। यहाँ माँ है तो आधा माँ में आ जुड़ा हुआ है तो मैंने आधा माँ में आ को जोड़ दिया। और न आधा ना में आ जुड़ा हुआ है, आधा ना में आ जोड़ दिया। दोबारा देखिए, आधा सा अ जोड़कर बना सा। आधा माँ है तो मैंने आधा माँ ही लिखा। फिर आधा माँ में आ जोड़ के माँ लिखा और आधा ना में आ जोड़ के ना लिखा। तो क्या बन गया? सम्मान। तो इस प्रकार मैंने वर्णों को अलग अलग करके लिखा। इसी प्रकार ईर्ष्या लिखेंगे हम। ई अकेला है तो मैंने ई लिखा। फिर आवाज आई र की तो आधा र है ना, आधा र। ये भी आधा अक्षा है, आधा अक्षा लिख दिया। फिर ये क्या है? या, क्योंकि ये र तो मैंने यहाँ प्रयोग किया है।
आवाज, तो मैंने र यहाँ लिखा। फिर ये या है तो मतलब य में आ जुड़ा हुआ है, तो या में आ का जोड़ कर दिया, तो ई जमा र जमा आदाक्षा, फिर य जमा आ से या बन गया। तो ईर्ष्या किस प्रकार बना? ई से ई बन गया, फिर र के बजाय आधा र, आधा शा को आधा क्षा लिख दिया। या कैसे लिखा? आधा या में आ जुड़ा हुआ है, आ, ठीक है, अ नहीं जुड़ा, आ, ठीक है। इसी प्रकार ग देखिए, लकीर, लकीर कैसे बना? ल बना, आधा ल जमा अ से ला बना। की बना, आधा क में ई जोड़कर, आधा क में ई जुड़कर, और र बना, आधा र में आ जुड़कर, लकीर। दोबारा बता रही हूँ, ल बना, आधा ल में अ जुड़कर ल बना। की बना, क में बड़ी की मात्रा जुड़कर, और र बना, आधा र में आ जुड़कर, लकीर। तो आपको पता है कि हमारे व्यंजन किसी ना किसी स्वर से जुड़कर बनते हैं। अगर स्वर ना हो तो वह आधे ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 5 में वर्णों को अलग करना सीख लिया। आज आपका गृह कार्य रहेगा। पहला प्रश्न है गृह कार्य में, पढ़िए, समझिए और दो शब्द लिखिए। इसको पढ़िए, क्या है ये, और समझो कौन सी मात्रा है। इससे दो शब्द बनाने इस मात्रा के, कोई भी आप सोच के बनाएंगे। पहला मात्रा दी गई है छोटे ऊ की, फिर दी गई है बड़े ऊ की, फिर दी गई है छोटी ई की, उसके बाद दिया गया बड़ी ई की, फिर दिया गया ओ की, और फिर दिया गया औ की। तो आपको मात्राएं दी गई हैं। इन मात्राओं के कोई भी दो शब्द सोचकर आपको दिए गए खाली स्थान में लिखना है। अगला प्रश्न दिया है, वर्णों को अलग अलग लिखिए। आपको समझाया है ना इस पाठ में, तो आपको बेहद, लज्जित और श्यामपट, क पे दिया बेहद, ख पे दिया लज्जित, ग पे दिया श्यामपट, इनको जो वर्ण है उनको अलग अलग करके लिखना है। अब हम गृह कार्य का हल जानते हैं। आप सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। मैंने कल आपको दिया था पाठ 4 के कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने के लिए, तो आपने कर लिए ना सुंदर सुंदर बिना गलतियों के। चलो एक बार आप अपनी कॉपी में देख ले, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। चलिए, कठिन शब्द थे, नंबर 1 पे बुद्धिमान, नंबर 2 पे श्यामपट, नंबर 3 पे ईर्ष्या, नंबर 4 पर लज्जित, नंबर 5 पर सर्वत्र, नंबर 6 पर मूर्ख, नंबर 7 पर अध्यापक, नंबर 8 पर लकीर, नंबर 9 पे प्रशंसा, नंबर 10 पे छात्र, नंबर 11 पे सूझबूझ, नंबर 12 पर क्षमा, नंबर 13 सदैव, नंबर 14 प्यार, नंबर 15 व्यक्ति, नंबर 16 पक्के, नंबर 17 मुंह, नंबर 18 मुस्कुरा, नंबर 19 अंश, नंबर 20 प्रणव। आप सभी ने बिना गलतियों के सुंदर सुंदर लिखे हैं ना। चलो अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द था बुद्धिमान, जिसका अर्थ है होशियार। पहला शब्द था बुद्धिमान, जिसका अर्थ है
होशियार। और दूसरा शब्द था ईर्ष्या। दूसरा शब्द था ईर्ष्या, जिसका अर्थ है जलन। दूसरा शब्द है ईर्ष्या, जिसका अर्थ है जलन। तीसरा शब्द है मूर्ख। तीसरा शब्द है मूर्ख, जिसका अर्थ है नासमझ। जिसका अर्थ है नासमझ। चौथा शब्द है सर्वत्र। चौथा शब्द है सर्वत्र। चौथा शब्द है सर्वत्र, जिसका अर्थ है सब जगह। सब जगह। पांचवा शब्द है बेहद। पांचवा शब्द है बेहद, जिसका अर्थ है बहुत। जिसका अर्थ है बहुत। छठा शब्द है सूझबूझ। छठा शब्द है सूझबूझ, जिसका अर्थ है समझदारी। जिसका अर्थ है समझदारी। सातवां शब्द है प्रशंसा। सातवां शब्द है प्रशंसा, जिसका अर्थ है बड़ाई। जिसका अर्थ है बड़ाई। आठवां शब्द है लकीर। आठवां शब्द है लकीर, जिसका अर्थ है रेखा। जिसका अर्थ है रेखा। नौवां शब्द है लज्जित। नौवां शब्द है लज्जित, जिसका अर्थ है शर्मिंदा। जिसका अर्थ है शर्मिंदा। 10वां शब्द है सदैव। 10वां शब्द है सदैव, जिसका अर्थ है हमेशा। 10वां शब्द है सदैव, जिसका अर्थ है हमेशा। तो आप सभी ने इन शब्द अर्थ को याद भी कर लिया होगा और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख भी लिया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।